अस्सलाम वालेकुम। कैप 3 CMA स्प्रिंग 25 क्वेश्चन नंबर 7 पास पेपर लेटेस्ट टाइम की डिस्कशन हमारी रिवीजन सीरीज़ के इससे कंटिन्यूशन में जारी है। तो जनाब ये क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का, और इस क्वेश्चन की पास परफॉर्मेंस बच्चों की परफॉर्मेंस ज़रा देख लें आईकेप एग्जामिनेशन में क्या रही। तो जनाब डिसीजन मेकिंग में जैसे कि होती है एज एक्सपेक्टेड फर्स्ट रिजल्ट ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सवाल था, प्रोबेबिलिटी वाला, और ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है। तो डिसीजन मेकिंग में जनरली हम बात कर चुके हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पुअर रहती है। उसकी वजह अगेन यही है कि पढ़ना और सोचने का काम है। बार बार मैं आपके साथ लाता रहता हूँ कि जब तक पढ़ने और सोचने की आदत नहीं डालोगे चीज़ें आपकी ठीक नहीं होंगी। सिर्फ CMA में नहीं, ओवरऑल CA में पढ़ने और सोचने की आदत डाल लोगे तो पूरा CA का सफ़र आसान हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे CA में आपको एज अ प्रोफेशनल ट्रेन किया जा रहा है, और प्रोफेशनल वही है जो दिमाग इस्तेमाल करना जानता है। ठीक है, जो रटा लगा के लिखता है वो प्रोफेशनल नहीं बन पाता, वो क्लर्क रह जाता है। वो जो सोच नहीं सकता वो इदारे की बेहतरी के लिए प्लानिंग नहीं कर सकता। इदारे की बेहतरी की प्लानिंग वही कर पाता है जिस बच्चे में सोचने की एबिलिटी है। इसलिए मैं बार बार आपको तवज्जो दिलाता हूँ कि बार बार पढ़िए और सोचिए, फिर सवालों को हल कीजिए। तो जनाब इसकी परफॉर्मेंस तो पुअर है, लेकिन देखते हैं जनाब इसमें कितना को बड़ा चैलेंज हमें आईकैप ने दे दिया, जो सिर्फ 14% बच्चे इसमें पासिंग स्कोर कर पाए। लेट्स रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। दो पार्ट, एक पार्ट ए 3 नंबर, पार्ट बी 12 नंबर, 15 नंबर का टोटल सवाल। और क्वेश्चन की बॉडी थोड़ी 15 नंबर के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा है, पूरे एक पेज का सवाल है। नॉर्मली बॉडी का सवाल को 20 नंबर का होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम प्रेशर वाला सवाल है मुझे लगता है, और शायद एग्ज़ाम में आखिरी नंबर पे करने वाला सवाल है, क्योंकि लेंथी भी है, मार्क्स भी कम है, और फिर टॉपिक भी वो डिसीजन मेकिंग जो हमारे पल्ले पड़ता नहीं है एज ए स्टूडेंट। तो ये शायद आखिरी नंबर पे करने वाला सवाल है, ताकि जो एडजस्टमेंट समझ आएंगे कर देंगे, जो नहीं समझ आएंगे वो हम मट्टी डाल देंगे। 15 में से कोई 4-5 नंबर आ जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पास इंशाअल्लाह मुझसे पहले ही हो चुके होंगे। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट सबसे पहले, on the basis of financial information given above, compute the change in overall net profit in each of the following situation. कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा इफ JL कंटिन्यूज द प्रोडक्शन ऑफ सी, इफ JL डिसकंटिन्यूज द प्रोडक्शन ऑफ सी। ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला पार्ट बी में एस्पेक्ट आ रहा है। कंपनी अपनी प्रोडक्शन बंद कर दे तो प्रॉफिट्स पे क्या असर पड़ता है, और यहाँ पे ख्याल रखना है उसने ओवरऑल प्रॉफिट का वर्ड यूज़ किया है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट मैं हाईलाइट कर दूंगा अभी आपको। अगर हम बंद कर दें, JL कंटिन्यू करें तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है, और JL डिसकंटिन्यू करें तो हमारे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है, ये कैलकुलेशन हमने करनी है। लेट्स सी द क्वेश्चन और फिर देखते हैं जनाब इसको कैसे हम लेके चलेंगे। जुनेद Ali Limited (JAL) is engaged in the production of various products. Below are the extract from its next year budget relating to its production, its product C&D. C&D दो प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा अवेलेबल है। ये जनाब सी की कहानी, ये डी की कहानी। यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड, ये थोड़ा उसने गलती कर दी, कि इसने पास्ट सेंटेंस यूज़ कर लिया, सोल्ड भी और प्रोड्यूस भी, हालांकि ये है बजट अगले साल का। तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड, अगले साल यूनिट बना के बेचने हैं, वो क्या है रुपीज़ इन मिलियन में। फर्दर फिर हमें फाइनेंशियल डाटा भी दिया गया है, ये यूनिट्स का डाटा था, ये फाइनेंशियल है, सेल्स मिलियंस में है। कॉस्ट ऑफ सेल, मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एंड पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अदर फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें इतने फिक्स्ड हैं, एडमिन एक्सपेंसेस सारे फिक्स्ड हैं, टोटल एक्सपेंसेस हो गए। उसने सारे प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे कर दिए। ये सारे यहाँ से प्रोडक्शन एक्सपेंसेस चलते आ रहे हैं इधर तक, और ये नॉन प्रोडक्शन भी डाल दिए इसने। एनीवेज P&L उसने बता दिया भी नेट प्रॉफिट ये है एक प्रोडक्ट का, ये है दूसरी प्रोडक्ट का। और जब अब मैं आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करवाता हूँ, उसने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का जब जिक्र किया तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी से मराद टोटल प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, किसी एक प्रोडक्ट के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा। हालांकि बंद करना वो बात कर रहा है एक प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट पे बात कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट में इम्पैक्ट एक प्रोडक्ट का नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट पे बात कर रहा है। ठीक है, तो इसकी रेलेवेंस क्या है इस वैल्यू की, मैं इस स्टेटमेंट की मैं आगे चल के लिंक करता हूँ। आफ्टर प्रिपेयरिंग द बजट द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज, ये बजट बन गया तो हुआ क्या, जो रॉ मटेरियल सी में यूज हो रहा है ये वाला रॉ मटेरियल इंक्रीज अनएक्सपेक्टेडली बाय 60%।
The management believes that the sale price of C cannot be increased by more than 5% as presently the market is experiencing a surplus of C. Therefore, the management is considering to stop the production of C for about 1 year. एक साल के लिए प्रोडक्शन बंद करने की बात हो रही है और हमें उसी एक साल में ओवरऑल प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा. After which the production may resume as the competition is expected to subside and price increase would become possible. The following information is available for making this decision. अब हमें एक साल के लिए सी बंद करना है या नहीं करना, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. पहली बात, सी इज आल्सो यूज इंटरनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डी. सी डी बनाने पे भी इस्तेमाल होता है. दूसरी प्रोडक्ट हमारी डी है, उसमें भी सी इस्तेमाल हो रहा है. 1 यूनिट ऑफ सी इज कंज्यूम्ड in producing 5 units of D. Besides other raw materials, D में और भी raw materials इस्तेमाल होते हैं, लेकिन C भी इस्तेमाल होता है और 1 यूनिट ऑफ C से 5 यूनिट्स ऑफ D बनते हैं. An alternative material available at 4500 per unit. C का अल्टरनेटिव, इसकी बात की जा रही है. अगर आप C बनाना बंद कर दोगे तो मार्केट से एक मटेरियल खरीदना पड़ेगा D बनाने. D तो बनाना है ना हमने, D तो बंद नहीं कर रहे. तो सी बंद करोगे तो डी के लिए भी सी बंद हो जाएगा. तो उसके लिए बाहर से हम मटेरियल खरीद सकते हैं जो हमें इस प्राइस पे मिलेगा. कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सी. इन द बजट इंटरनल ट्रांसफर ऑफ सी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डी हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ सी एंड इज इंक्लूडेड इन यूनिट सोल्ड ऑफ सी. अच्छा जी, उसने कहा यहाँ पे जो हम सी ट्रांसफ़र कर रहे हैं इधर, कुछ सी, सारे का सारा बिक नहीं रहा, कुछ सी हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो आपने इधर एज सेल रिकॉर्ड कर लिया नॉर्मल सेल प्राइस पे, रेवेन्यू में आ गया है. वो कितनी है क्वांटिटी इसमें हम बात कर लेंगे, बल्कि कर सकते हैं. 5 यूनिट्स में 1 यूनिट इस्तेमाल होता है, तो ये 40,000 यूनिट्स ऑफ सी. 3 लाख सेल लिखी हुई है, 3 लाख में से 2,60,000 एक्सटर्नल है, 40,000 यहाँ पे डी के लिए यूज़ हो रहे हैं. ये जो है उसने यहाँ पे सेल में लिया, इसकी सेल यकीनन इसकी कॉस्ट होगी. ठीक है. एनीवेज आगे चलते हैं हम. डायरेक्ट लेबर इज पेड एट 250 रुपीज़ पर आवर and each labor works on an average of 200 hours per month. According to the union agreement, 50,000 payable to each labor upon termination of their services. 80% of indirect labor represents the salaries of labor supervisors. 1 labor supervisor is required for 10 direct laborers. Services of labor supervisor can be terminated upon payment of 100,000. All remaining indirect labor is fixed. %90 of fuel and power is variable as the remaining fuel and power is used in air conditioning and other similar activities. 60% of the repairs and maintenance pertain directly to machine. Out of the remaining amount, 30% is fixed. Assume that the direct labor and labor supervisor required for one product cannot be utilized for another product within the company. अच्छा, ये जी कहानी है और हमसे कहा जा रहा है अगर हम कंटिन्यू करें तो हमने प्रॉफिट का जो हिसाब लगाया हुआ था कि हम 90 जमा 46 96 मिलियन कमाएंगे, इस पे क्या असर पड़ेगा. अच्छा भाई, इसका असर जानने के लिए तवज्जो से, हमारी इसमें 60% इजाफा आना है और इसमें 5% इजाफा आना है, यही कहा ना उसने. लेकिन ख्याल जो रखने की बात है, इसमें अगर 5% इजाफा आएगा तो इसमें तो वो सेल भी शामिल है जो हम इंटरनली कर रहे हैं डी प्रोडक्ट के लिए. तो जब यहाँ पे 5% इजाफा आएगा तो यहाँ पे भी तो 5% इजाफा आ जाएगा, तो वो तो 5% इजाफा नॉक ऑफ हो जाएगा. इसका मतलब हमें अगर हम सी को कंटिन्यू करना है तो इसमें एक्सटर्नल सेल से 5% ज़्यादा हमें कमाई आएगी. सिर्फ एक्सटर्नल सेल से 5% ज़्यादा कमाई आएगी
और यहाँ पे 60% एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ये दो इम्पैक्ट आएंगे। जो इंटरनल सेल का 5% है वो तो इधर रेवेन्यू और इधर कॉस्ट से कैंसल आउट हो जाना है। तो जनाब ये है 3 नंबर की कहानी, सिर्फ इतनी सी। एक्सटर्नल सेल का 5% आपका एडिशनल रेवेन्यू है और मटेरियल कॉस्ट का 60% एडिशनल कॉस्ट है। इन दोनों को नेट कर लीजिए, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट आपका आ जाता है। तो लेट्स गो टू बोर्ड और यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए देख रहे हैं। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल मटेरियल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल मटेरियल कॉस्ट तो नहायत ही सिंपल है। 500 मिलियन रुपीज़ इन मिलियन का 60% ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें पड़नी है। तो रुपीज़ इन मिलियन में ही अगर हम बात करें तो जनाब ये तो बन जाएगा 300 मिलियन। और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो हमने कहा जी हमें तो इंटरनल सेल का रेवेन्यू चाहिए। तो भाई अगर आपको याद हो तो अभी हमने एक्सटर्नल सेल का 5% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेना है। तो एक्सटर्नल सेल्स अभी आपके सामने मैंने कैलकुलेट की थी। 3 लाख तो टोटल सेल है सी की, इसमें से 2 लाख बटा 5 जो 40,000 बनता है वो लेस कर दो, तो ये आपकी एक्सटर्नल सेल आ गई। एक्सटर्नल सेल यूनिट्स में आ गई। इसको मल्टीप्लाई करें प्राइस से, तो ये है जनाब आपकी एक्सटर्नल सेल की प्राइस जो आपके रेवेन्यू में बुक हुई भी है, और इस पे आप 5% एक्स्ट्रा कमाने जा रहे हो। तो ये जनाब मेरी वर्किंग जो है कुछ बनती है कुछ इस तरह की। तो उसको मैं अगर कैलकुलेट करूं ये जी ये यहाँ पे फिगर आ जाती है हमारी 52 मिलियन की। बिल्कुल ठीक है जी। तो 52 मिलियन हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिलने हैं, 300 मिलियन हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट पड़नी है। एज अ रिजल्ट हमारी नेट कॉस्ट है, नेट कॉस्ट कह लो या नेट रिडक्शन इन प्रॉफिट कह लो, इसको हम रिडक्शन इन ओवरऑल प्रॉफिट कह सकते हैं। हम इसको रिडक्शन इन इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट कहा गया था। तो रिडक्शन इन ओवरऑल प्रॉफिट 3 नंबर की जो हमारी वर्किंग थी वो कंप्लीट हुई। इट इज़ 248 मिलियन। ये जी कहानी इसकी तो इतनी सी थी। पार्ट ए तो ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी है शटडाउन डिसीजन। अच्छा, शटडाउन डिसीजन को अगर हम किताब में पढ़ें तो किताब का असूल हमने सीखा हुआ है कि हम लेते हैं कंट्रीब्यूशन लॉस, शटडाउन करने का नुकसान, वर्सेस अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। ज़रा इसको बेटा इस असूल को ज़रा प्रिंसिपली समझ लीजिए। कंट्रीब्यूशन लॉस क्या होता है? रेवेन्यू लॉस, बल्कि इसको सिंपली हम लिखते हैं रेवेन्यू जो हम कमा रहे हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट जो हम करंटली इनकर कर रहे हैं, यहाँ से कंट्रीब्यूशन आता है और ये इस नेट में से हम फर्दर फिक्स कॉस्ट मज़ीद लेस कर देते हैं और फिर हम फिगर देखते हैं नेट हमें रेवेन्यू बच रहा है
या नेट हमें कॉस्ट बच रही है। रेवेन्यू में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट लेस की, फिर जो फिगर बची इसमें मैंने फ़िक्स कॉस्ट लेस कर दी, और नेट मैंने देखा कि मेरी इनकम बच रही है या कॉस्ट बच रही है। ये एक जनरल हमने जो असूल पढ़ा था क्लास में वो यही था कि हम कंपेयर करेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस को फिक्स कॉस्ट से, और नेट इम्पैक्ट देख लेंगे। अगर हमारी कंट्रीब्यूशन, ये हमारी कॉस्ट और ये हमारी सेविंग है, अगर हमारी कंट्रीब्यूशन लॉस जो है वो हमारा कॉस्ट हमारी ज़्यादा है तो हम कहेंगे हमें शट डाउन नहीं करना। अगर सेविंग हमारी ज़्यादा है तो हम कहते हैं हमें शट डाउन कर देना है। ठीक है जी, ये हमारा डिसीजन रूल था। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, बंद करने से कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, और फिक्स कॉस्ट सेविंग वो हमारी बचत है। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट हम देखते हैं नेट रेवेन्यू है या कॉस्ट है। अगर नेट में कॉस्ट बचेगी तो हमारा डिसीजन होगा हमें बंद कर देने हैं। अगर नेट में रेवेन्यू बचा तो हमारा डिसीजन होगा हमें कंटिन्यू करना है। नेट में सेविंग, सॉरी यहाँ पे मैं इसको सेविंग कर लेता हूँ, ये हमारी सेविंग है। फिक्स कॉस्ट और ये कंट्रीब्यूशन, हमें इसको कंपेयर करना। अच्छा, बजाय इसके मैं अगर इसमें से ये मैं एक स्टेप निकाल ही दूँगा, ये वाला स्टेप अगर मैं माइनस ही कर दूँ, मैं इसको कैलकुलेशन में शामिल ही ना करूँ सब टोटल को, तो है क्या बेसिकली रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। इस केस में अगर ऐसा चलें तो ये फिर मेरा रेवेन्यू मेरी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी सेविंग है, और फिक्स कॉस्ट भी मेरी सेविंग है, क्योंकि ये दोनों लेस हो रहे थे ना, तो ये दोनों हमारी सेविंग है। तो हम इस तरह भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल फिक्स कॉस्ट क्योंकि मिक्स हो रही है तो ज़रूरी नहीं हम अलग-अलग करें, हम इस सवाल को इस तरह भी हल कर सकते हैं कि रेवेन्यू हम शट डाउन करेंगे तो रेवेन्यू का लॉस इज अ कॉस्ट, शट डाउन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बच जाएगी, शट डाउन करेंगे तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, हम यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट लेते हैं वो हम अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट ले रहे होते हैं। ये जो हम फिक्स कॉस्ट लेते हैं ये हमारी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होती है। तो हमारा काम सिर्फ यह है भाई, हमने रेवेन्यू में से तमाम कॉस्ट वेरिएबल हैं या फिक्स हैं वो हमने इस बिजनेस की लेस कर देनी है, और नेट देख लेना है हमें क्या मिल रहा है। तो ये जनाब हमारी ओवरऑल कहानी है, इसके मुताबिक हम सवाल अरेंज करते हैं। हमारा रेवेन्यू, अगर हम बिजनेस बंद कर दें तो रेवेन्यू, लॉस ऑफ रेवेन्यू क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना इंटरनल सेल का रेवेन्यू, उसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि भाई वो एक तरफ हमारा रेवेन्यू है तो दूसरी तरफ हमारा कॉस्ट में भी तो आ रहा है, उसको कैसे लेकर चल रहे हैं। चलें, फिलहाल मेरे पास दो ऑप्शन उसको प्रेजेंट करने के, लेकिन फिलहाल मैं इसको आसानी के लिए इसको मैं रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू लेता हूँ। अगर मैं सी बंद कर दूँ तो रुपीज़ इन मिलियन में ही लेके चलें, आई विल लूज़ अ रेवेन्यू ऑफ कितना भाई, सी बंद करने से रेवेन्यू कितना लूज़ होगा, सी बंद करने से रेवेन्यू लूज होगा 1200 मिलियन का। सी बंद करने से हमारी कॉस्ट क्या क्या सेव होंगी, रेवेन्यू लॉस, चले ये आ गया, और कॉस्ट सेविंग अब हम लेते हैं। एक एक आइटम पकड़ते जाते हैं सी की और देखते जाते हैं। हमारी सी की पहली आइटम है मटेरियल, सारी वेरिएबल होती है, इट विल बी ऑल सेव्ड। ये लॉस है तो इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है जी, रेवेन्यू लॉस है तो हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं, कॉस्ट सेविंग है इनको पॉजिटिव फिगर लेके चलते जाते हैं, ताकि एंड में हमें लॉस हुआ या सेविंग हुई पता लग जाएगा सम करके। मटेरियल आ गया जी। इसके बाद अगली आइटम है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या हमारी सारी की सारी बच जाएगी, तो उसके लिए हम नोट नंबर 2 पढ़ते हैं। उसमें कहा गया है डायरेक्ट लेबर सारी नहीं बचेगी, बेसिकली हमें अगर लेबर को फारिग करने हैं तो 50,000 टर्मिनेशन पे करना है। इसका मतलब टोटल लेबर कॉस्ट में से जो कि है तकरीबन 300 मिलियन, इसमें से हमें जो लेबर को टर्मिनेट करके पेमेंट करनी पड़ेगी वो नहीं बचेगी, हमें नेट सेविंग देखनी पड़ेगी। अब हमें सेविंग, उसने कहा जी पेमेंट आपने करनी है 50,000 पर वर्कर, तो उसके लिए मुझे वर्कर भी तो चाहिए ना, मेरे पास है कितने। तो मैं एक वर्किंग वन बनाता हूँ छोटी सी, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास वर्कर है कितने।
वर्किंग वन, नंबर ऑफ वर्कर्स मैं ज़रा डिसाइड कर लूँ पहले। मुझे बताया गया है कि मेरे पास सालाना जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो 300 मिलियन है, और मुझे बताया गया है मैं वर्कर को जो सैलरी पे कर रहा हूँ 250 रुपीज़ पर आवर, 200 आवर्स इन अ मंथ, और इंटू 12 कर लें तो ये सालाना सैलरी होगी। टोटल वेजेस कॉस्ट कितनी है वो आगे जनाब, ये टोटल वेजेस है साल की, और ये वेज एक वर्कर की एक साल की वेज है। 250 रुपीज़ इंटू 200 लेबर आवर्स, मंथली सैलरी इंटू 12 सालाना सैलरी। तो जनाब 300 मिलियन को इससे डिवाइड कर दें तो मुझे वर्कर मिल जाते हैं। 300 मिलियन को मैं अगर डिवाइड कर दूं, 250 ज़रब 200 ज़रब 12 से, तो मुझे वर्कर मिल जाते हैं, और ये हैं जी 500 वर्कर। 500 वर्कर्स हमारे पास हैं इसका मतलब, और हमने टर्मिनेशन वर्कर्स को पे करनी है 50,000। सो टर्मिनेशन पेमेंट $500 वर्कर इंटू 50,000, ये हमें पे करना पड़ेगा, सेव नहीं होगा। ये बनता है जी 25 मिलियन रुपीज़, 25 मिलियन। लीजिए जी हमारी सेविंग, हमारी फिर 300 नहीं है, ये 275 की सेविंग है डायरेक्ट लेबर की। तो डायरेक्ट लेबर की सेविंग आ गई जी। इसके बाद हम इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर की सेविंग निकाल लेते हैं। ये डायरेक्ट लेबर थी, इनडायरेक्ट लेबर देख लेते हैं। इनडायरेक्ट लेबर के लिए हमें बताया गया है नोट नंबर 3 में कि 80% ऑफ द इनडायरेक्ट लेबर जो है वो सुपरवाइज़र की सैलरी है, और एक लेबर सुपरवाइज़र हमें चाहिए हर वर्कर के लिए। मतलब हमारी सुपरवाइज़र की सैलरी में, हमारी इनडायरेक्ट सैलरीज में 80% जो है वो सुपरवाइज़र है। तो टोटल जो सैलरी है इनडायरेक्ट लेबर वो 40 मिलियन की है, इसमें 80% सुपरवाइज़र की सैलरी है, और हमें कहा गया है कि हम सुपरवाइज़र्स को फारिग कर सकते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा 1 लाख पर वर्क सुपरवाइज़र, और जो 20% है वो सैलरी फिक्स है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो अनअवॉइडेबल है। तो जनाब हम सुपरवाइज़र फारिग करते हैं। हमारे पास सुपरवाइज़र हैं कितने? हमारे पास 500 वर्कर हैं, हर वर्कर के लिए, हर 10 वर्कर के लिए एक सुपरवाइज़र। तो ये जनाब टोटल सुपरवाइज़र आ गए हमारे पास। इतने सुपरवाइज़र हमने फारग करने हैं, और सुपरवाइज़र को हमने फारग करना है 1 लाख रुपया दे के। तो चूँकि मिलियंस में डाटा ले रहे हैं तो मैं इसको मिलियन से डिवाइड भी कर दूंगा ताकि फिगर्स मेरी मिलियन में ट्रांसफ़र हो जाए। मैंने आपको बताया हुआ जहाँ पे राउंड ऑफ फिगर लेके चलते हैं उनका हिसाब तब हमें हिसाब से थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि ये फिगर मिलियन में है तो मुझे इस फिगर को भी मिलियन में लाना पड़ेगा। ये मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट लिख दी थी फिगर, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की मद में जो मेरी बचत होने वाली है वो है जी 27 मिलियन। कैलकुलेट करके आप यहाँ से देख सकते हैं, 30 मिलियन, 32 मिलियन यहाँ पे है, तो 50 इंटू 100,000, सिंपली 0.1 कर देना, 0.1, ठीक है जी। तो बिल्कुल 32 माइनस 5 मिलियन, 27 मिलियन, ये सेविंग हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट लेबर की मद में। फिर आ जाइए फ्यूल एंड पावर पे। फ्यूल एंड पावर की मद में क्या बचत होगी? हमें बताया गया है नोट नंबर 9 में 90% फ्यूल एंड पावर इज यूज इज वेरिएबल, बाकी फिक्स्ड है। तो फ्यूल एंड पावर में 90% हमारे बच जाएंगे। 50 मिलियन का 90% इट कम्स टू 45 मिलियन, हमारी ये सेविंग हो जाएगी। इसके बाद और आगे चलिए, फ्यूल एंड पावर के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में हमें नोट दिया गया है जनाब, नोट नंबर 5, 60% of the repair and maintenance pertain directly to machine. Out of the remaining 30% is fixed. रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 60% तो मशीनों से रिलेटेड है जो कि फ़ौरन ही बच जाएगी। 20 मिलियन का 60% तो फ़ौरन ही बच जाएगा, ये तो 12 मिलियन यहाँ पे आ गया।
उसने कहा बाकी जो बचा है 20 मिलियन का 40%, इसमें 30% फिक्स्ड है, मतलब इसमें भी 70% वेरिएबल है। तो 5.6 मिलियन लीजिए जी, हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का दूसरा कंपोनेंट आ गया जो मशीन से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आसानी से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद अदर फैक्ट्री ओवरहेड है, जिसमें उसने क्लियरली कहा था जी 25% फिक्स है, इसका मतलब 75% वेरिएबल है। तो जनाब ये अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स सी के हैं जनाब 180 नो सॉरी 180 नहीं 60, सी के हैं 60 का 75% वेरिएबल हैं, तो ये जनाब 45 मिलियन की ये भी सेविंग आ जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। आखिरी करेगी एडमिन कॉस्ट ऑल फिक्स्ड है, एडमिन कॉस्ट ऑल फिक्स्ड है, तो उसमें सेविंग ज़ीरो, इसमें सेविंग ज़ीरो। अब एक इशू रह गया भाई, रात वो तवज्जो सुन लीजिए। वो इशू क्या है कि मैंने सी बंद कर दिया बनाना। अब मैंने सी जब बंद किया तो इससे जो मटेरियल बन रहा था डी के लिए वो भी बंद हो गया। ठीक है जी, जो मटेरियल बन रहा था डी के लिए वो भी बंद हो गया। तो अब मुझे डी के लिए बाहर से मटेरियल लेना है, अब मुझे डी का एस्पेक्ट भी इसमें कवर करना है। डी से रिलेटेड दो एडजस्टमेंट आएगी। डी से रिलेटेड एक आएगी सी परचेज्ड इंटरनली, वो हम परचेज अब नहीं करेंगे, वो बनता है 40,000। ज़रा प्राइस इसकी निकाली थी हमने जनाब 1200 मिलियन तकसीम 300,000, ये गालिबन 4,000 की प्राइस आती है। ये अब हम नहीं खरीदेंगे 160 मिलियन, और इसकी जगह हम, एक मिनट जी, मुझे यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ेगी क्योंकि पेज मैं इस्तेमाल कर रहा था एक ही, ये इंसर्ट स्पेस करना जी मुझे। अच्छा जी, ये मुझे कॉस्ट इंटरनली जो हम डी में चार्ज हो रही है कॉस्ट, ये भी बच जाएगी, और इसकी जगह जो रिप्लेसमेंट मटेरियल बाय करना है, रिप्लेसमेंट मटेरियल जो हमें बाय करने हैं फॉर डी, वो हमें 40,000 यूनिट्स 4,500 रुपये के हिसाब से ये बन जाता है जनाब। 40,000 यूनिट्स 4,500 के हिसाब से 180 मिलियन का ये खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बेटा, आप ज़रा दोबारा देखिएगा, ये लॉस ऑफ रेवेन्यू सी का आ गया, और ये सारी कॉस्ट सेविंग सी की आ गई। ये सी का रेवेन्यू मेरे, अगर मैंने सी बंद की ये गायब, ये सारी कॉस्ट जो हम सी में बचा लेंगे, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, सारी कॉस्ट मैंने इकट्ठी कर दी है। ठीक है जी, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट के झंझट में पड़े बगैर मैंने सारी इकट्ठी करके कर दी, क्योंकि मैंने आपको असूल सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने कहा जी आपने रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट भी लेस कर दो, फिक्स कॉस्ट भी लेस कर दो, फिर देख लो नेट क्या बचता है। तो हम इस असूल पे चल रहे हैं। मैंने सारी कॉस्ट इकट्ठी करके लेस कर दी, और ये फिर दो एडजस्टमेंट मैंने डी रिलेटेड कर दी, क्योंकि अगर मैं सी बंद कर रहा हूँ तो डी रिलेटेड ये दो एडजस्टमेंट आएगी। एक, डी में जो 160 की कॉस्ट जा रही है सी के इंटरनल ट्रांसफर के थ्रू वो नहीं जाएगी, और डी में 180 की कॉस्ट आएगी, क्योंकि हम इंपैक्ट ऑन ओवरऑल प्रॉफिट ले रहे हैं, इसलिए डी को भी शामिल करना जरूरी है। लीजिए जी, ये कहानी ख़त्म है। अब यहाँ से आप देख लीजिए नेट आपकी सेविंग है या कॉस्ट है। सेविंग आएगी तो पॉजिटिव, कॉस्ट आएगा तो नेगेटिव। उसके बाद हम फैसला तो करना ही नहीं, बल्कि उसने तो पूछा जी बता दो जी होना क्या है। तो लीजिए जी, सम करते हैं यहाँ से 1200, नेट इम्पैक्ट आ रहा है जी 310.4 का, 310.4 का, और ये नेट इम्पैक्ट आ रहा है हमारा नेगेटिव।
नेट इम्पैक्ट आ रहा है नेगेटिव के, मतलब अगर आप प्रोडक्ट बंद कर देंगे तो आपके प्रॉफिट्स पे ओवरऑल डिक्रीज आएगा, ओवरऑल डिक्रीज। इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई आंसर को मज़ीद यहाँ पे कर दूँ तो नेट ओवरऑल रिडक्शन इन प्रॉफिट। तो अगर आप कंटिन्यू करते हैं सी को तो आपके प्रॉफिट में इतनी कमी आने वाली है 248 की, और अगर सी को आप बंद कर देते हैं अब तो आपके प्रॉफिट में इतनी कमी आने वाली है ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट में। लीजिए जी, ये सवाल था जो कि थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन इसमें बेटा फिर बात वही है कि अगर आपको असूल पता हो कि भाई आपने रेवेन्यू और कॉस्ट का हिसाब किताब लगाना है तो इनमें से कुछ ना कुछ कॉस्ट आप ज़रूर कैलकुलेट कर पाते हैं और रीज़नेबल स्कोर ज़रूर ले पाते हैं। मैं आपको रिपीटेडली कह चुका हूं कि हमें ज़रूरी हर क्वेश्चन में परफेक्ट स्कोर चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा एंड में होने वाला था। हमें पता हो कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है तो उसके साथ हम चीज़ों को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।